Okay, so let us begin with this, like our brief journey. I mean, I would say a cursory journey of cells, the fundamental unit of life. वेल सबसे पहले एक कहानी की शुरुआत जो है वो रॉबर्ट हुक से होती है, जिसने कि एक कॉर्क को जो है थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को उसने ऑब्जर्व किया सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर, और वहाँ पर उसने जो है हनी कॉम टाइप का जो है मतलब कि छत्ते टाइप का जो है स्ट्रक्चर उसने नोटिस किया, राइट। और इन स्ट्रक्चर्स को जो ये हनी कॉम स्ट्रक्चर जो बना हुआ था इसमें कि ये सेपरेट यूनिट्स जो थे, तो इन यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसने सेल वर्ड का यूज किया। चलो भाई, कहानी यहाँ पर शुरू होती है। अब ये सेल जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सेल जो कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट है, ये होता क्या है? तो वेल, इफ़ यू जस्ट लाइक फॉलो द एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड हियर इन 5.1, you will get to see what like a cell appears like. ओके, यहाँ पर जो है आप एक बेसिक स्ट्रक्चर देखिएगा सेल का, आप जो है इसके न्यूक्लियस को नोटिस करिएगा। ओके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू विल फाइंड हियर इज़ दैट आप चाहे छोटे प्याज के स्किन के साथ जो है ये एक्टिविटी रिपीट करिए या फिर बड़े प्याज के साथ करिए, किसी भी प्याज के साथ अगर आप करते हैं, किसी भी अनियन साइज़ के साथ अगर आप करते हैं, तो आप पाते हैं कि सेल जो है उनमें कोई जो है डिफरेंस नहीं आता है। ओके, जितने भी ऑनियन बल्ब्स होंगे, अलग अलग टाइप के जो ऑनियन बल्ब्स होंगे, लेकिन उनके अगर आप उस एपिडर्मिस को या फिर इनर स्किन लेयर, इनर लेयर को अगर आप जो है कॉन्केव साइड वाला जो लेयर होता है उसको अगर आप निकाल के जो है चेकआउट करिएगा, ठीक है ना, तो आप पाइएगा कि उनके सेल साइज में जो है कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो वेल दैट इज़ फर्स्ट थिंग, दैट सेल ऑफ द ऑनियन पील विल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन। ओके, तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं यही जो है बेसिक बिल्डिंग यूनिट हो गए अनियन बल्ब के, और ये स्ट्रक्चर्स जो है वो कहलाएंगे सेल। इसी तरीके से सिर्फ अनियन में ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास है वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। ऑफ कोर्स लाइक कुछ ऐसे भी होंगे जो कि सिंगल सेल के ही बने हुए हैं और वो खुद पे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, और फिर जैसे कि आपका हो गया क्लामिडाइमोनास, पैरामेसियम, बैक्टीरिया, राइट। तो ये जो एक वाले सेल का जो बना होगा सिस्टम, ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ बहुत सारे सेल एक साथ मिलके भी एक सिंगल बॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शंस जो है वो एज्यूम कर लेते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो ये आपके हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, राइट। तो इस तरह से जो है सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। अब हम लोग क्विकली जो है एक बार सेल थियोरी की भी बात कर लें कि रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, वो हनीकॉम स्ट्रक्चर नोटिस किया बार्क में, ट्री बार्क से बने हुए उन कॉर्क्स में, राइट। तो उसने जो है पहली बार जो है सेल को डिस्कवर किया और उसने ऑब्जर्व किया किस चीज़ में, वही कॉर्क स्लाइस वगैरह में। बाद में जो है लीवेनहॉक जो था उसने जो है माइक्रोस्कोप को फर्दर इम्प्रूव किया और उसने जो है फ्री लिविंग सेल्स जो है वो पॉन्ड वाटर में पहली बार डिस्कवर किया। सो रिमेंबर, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, बट दिस वर लाइक डेड सेल्स। लिविंग सेल्स या लाइव सेल्स को पहली बार देखा किसने? लीवेनहॉक ने देखा 1674, 9 ईयर्स लेटर। ओके, फिर 1831 लंबा टाइम गैप है जिसने कि सेल में मौजूद न्यूक्लियस को जो है डिस्कवर किया। फिर पर्किंस 1839 उसने जो है प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया, सेल के अंदर जो लिक्विड या फ्लूइड जो मौजूद रहता है उसके लिए। सेल थियोरी कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो सेल से बने होते हैं और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये जो है स्लेडन और श्वान के द्वारा जो है प्रेजेंट किया गया था ये आइडिया। और इस सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किया था वर्शॉ ने, ये सजेस्ट करते हुए कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही जो है ओरिजिनेट होता है, तो मतलब कि सेल्स रिप्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1940 में होने के बाद जो है जो सेल और इसके वेरियस ऑर्गेनेल्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जो है क्लोजली समझना जो है वो पॉसिबल था। तो खैर, तो हमने ये देख लिया कि सेल थियोरी का ओरिजिन कैसे होता है वो हमने देख लिया। साथ हमने ये देखा कैसे जो है ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं जिन्हें कि हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और दूसरी तरफ ये जो है मल्टीपल सेल्स के भी हो सकते हैं। ओके, अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होती हैं इनमें अलग अलग टाइप का सेल्स आपको मिलेगा, जैसे कि यहीं पर जो है हम ह्यूमन बॉडी के ही कुछ सेल्स को देख लेते हैं। ये हमारा जो है स्मूथ मसल सेल हो गया, ये ब्लड सेल हो गया, नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म, ओवम,
ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं हमारे बॉडी में मौजूद। तो शेप और साइज जो होता है वो पर्टिकुलरली उन सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शन पे बेस्ड होता है। अब जैसे मान लो कोई अमीबा यूनिसेलुलर है और ये सेल जो है वो अपना शेप चेंज करता है, ओके। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होगा कि शेल का जो शेप होगा वो मोर और लेस फिक्स होता है और वो जो है उस पर्टिकुलर टाइप के सेल के लिए जो है फिक्स्ड ही रह जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी ह्यूमन सेल में क्या देखा कि नर्व सेल जो होगा, तो नर्व सेल का ये मोटा मोटी जो है जनरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, राइट। हर एक लिविंग सेल जो है उसमें कुछ बेसिक फंक्शंस को जो है कैरी आउट करने की कैपेसिटी होती है, जो कि आपको हर एक लिविंग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये जो लिविंग सेल हैं वो इन बेसिक फंक्शंस को कैसे फुलफिल करते हैं। अब अगर हम माइक्रो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे इंसान वगैरह की, राइट, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं। तो मतलब ये हो गया है कि ह्यूमन बॉडी का अलग अलग पार्ट जो है वो डिफरेंट फंक्शंस करता है पूरा, राइट। आई मीन हार्ट जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, स्टोमक जो है दैट इज़ फॉर फूड डाइजेशन, एंड इस तरीके से चलता रहता है। लंग्स जो होगा वो ब्रीदिंग के लिए हो गया। इसी तरीके से जो है डिवीजन ऑफ लेबर आपको सेल के अंदर भी दिखाई देगा, ओके। हर एक सेल जो है इसके पास सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं और ये इन फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। अब जो हर एक सेल ऑर्गेनेल जो होगा वो स्पेशल फंक्शन को फुलफिल करता है, जैसे कि सेल के अंदर न्यू मटेरियल्स बनाना या फिर सेल से वेस्ट मटेरियल को जो है खाली करना एंड सो ऑन, राइट। तो सेल जो है कोई भी वो अगर जिंदा रहता है और अपने बेसिक फंक्शंस अगर वो पूरा करता है तो वो इन ऑर्गेनल्स की वजह से करता है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनल्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठा होके वो जो है एक बेसिक यूनिट फॉर्म करते हैं विच इज़ अ सेल, ओके। और ये इंटरेस्टिंग है कि सभी सेल जो हैं उनमें आपको सेम ऑर्गेनल्स मिलेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका फंक्शन क्या है या किस ऑर्गेनिज्म में वो मिल रहे हैं, मोटा मोटी जो है आपके ऑर्गेनल्स जो हैं वो बराबर बराबर के रह जाएंगे। अब आगे बात आती है फिर, जबकि चलो ठीक है सेल समझ लिया हमने, सेल ऑर्गेनल्स समझ लिया, तो ये सेल बना किस चीज़ का होता है या फिर सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो हम लोगों ने ये देखा कि सेल में स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, राइट। तो फिर ये सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। अब अगर सेल को आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे तो आप जो है 3 फीचर्स जो है वो आप देखोगे जो कि मोटा मोटी हर एक सेल में मिलता है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ओके। सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी होती है और सेल का जो इंटरेक्शन होता है अपने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, ये सब जो है इन्हीं फीचर्स की वजह से होता है। सो वी विल बी लुकिंग एट दिस लाइक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मोर क्लोजली और 3 फीचर्स मोर क्लोजली। सबसे पहले बात शुरू करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। तो ये जो है सेल का आउटर मोस्ट जो है कवरिंग हो गया, जो कि सेल के कंटेंट को इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। लेट मी शो यू। जब ये जो आप देख रहे हैं ये सरफेस जो पूरा हो गया, दैट इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही खोला है जिसके अंदर जो है, तो बेसिकली क्या हो गया, सेल के अंदर और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको इकट्ठा करके रखा है इसने, साथ साथ सेल का जो दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन होगा उसमें भी इसका रोल होगा, साथ साथ सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि सेल के अंदर जो हो गया वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया और बाहर जो हो गया वो एक्सटर्नल हो गया। तो सेल के बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी क्या होगा, इंटरेक्शन, उसको भी कंट्रोल करने में या उसको भी रेगुलेट करने में जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज होता है, काम होता है। सो वेल तो किस तरीके से ये देखता है करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है कि ये जो है इसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। तो मतलब कि ये जो है कुछ मटेरियल्स के एंट्री और एग्जिट का, सेल के अंदर एंट्री और सेल के बाहर एग्जिट, इसको ये जो है परमिट करता है, अलाउ करता है। साथ ही साथ ये जो है कुछ दूसरे मटेरियल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट भी करता है। और यही वजह है ये जो कुछ को जाने देता है कुछ को नहीं जाने देता है, इसी वजह से इसे जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ओके। तो फिर ये जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, सब्सटेंसेस जो है वो सेल से बाहर कैसे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाता है डिफ्यूजन के मेथड के थ्रू। अब इसे हम लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी कि ये जो है एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंसेस का हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से जो है लो कंसंट्रेशन रीजन में जाने का, राइट। डिफ्यूजन क्या है कि हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से जो है लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में जब कोई सब्सटेंस मूव करता है, दैट इज व्हाट यू कॉल डिफ्यूजन।
तो इसी तरीके से कुछ जो है सेल में भी होता है, जैसे कि मान लीजिए CO2 जो है वो सेलुलर वेस्ट है, रेस्पिरेशन के दरमियान आपके सेल के अंदर ये बनता है, तो इसको जो है सेल से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये CO2 जब सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो दूसरी तरफ सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपके सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, उसमें CO2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा कंपेयर टू द इनसाइड। समझ में आई कि नहीं ये बात? मतलब कि CO2 का अंदर में कंसंट्रेशन जैसे ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो CO2 का कंसंट्रेशन है उससे वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही कंसंट्रेशन CO2 के कंसंट्रेशन में अंदर और बाहर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो CO2 जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से निकल जाएगा और लो कंसंट्रेशन वाले में चला जाएगा, और ये हो जाएगा डिफ्यूजन का प्रोसेस। सिमिलरली जो है O2 जो सेल के अंदर आएगा वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही आएगा। जब मान लो कि सेल के अंदर जो है O2 अगर यूज हो गया, ऑक्सीजन आपका यूज हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब आपकी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाते हो, ठीक है ना, या कहो कि आप जो है ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्म करते हो, तो उस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन का यूज होता है। तो उस यूज होने की वजह से जब आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अंदर जो है कंसंट्रेशन कम, बाहर जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होगा, फिर डिफ्यूजन के थ्रू जो है बाहर से ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो है वो एक कह सकते हो इस एक्सचेंज या इंटरेक्शन का एक तरीका है, और डिफ्यूजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स के बीच में, और साथ साथ सेल और इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में गैसियस मटेरियल्स के या गैसियस सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में। वाटर जो है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ही फॉलो करता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस, ओके। तो वाटर का मूवमेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ये जो है फिर वाटर में डिजॉल्व सब्सटेंसेस से भी प्रभावित होता है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या है, तो ये जो है वाटर के पैसेज का प्रोसेस है, ओके, जहाँ पर कि वाटर जो है, जहाँ पर हाई वाटर कंसंट्रेशन से जो है ये जो है लो वाटर कंसंट्रेशन वाले में मूव करता है, जब तक कि एक्विलिब्रियम ना हो जाए, मतलब कि अंदर बाहर जो है वाटर कंसंट्रेशन का लेवल जो है वो बराबर ना हो जाए, ओके। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल एक्विलिब्रियम इज रीच्ड, राइट। ये जो है हाई वाटर कंसंट्रेशन वाले एरिया से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा लो वाटर कंसंट्रेशन वाले एरिया में वाटर का पैसेज या वाटर मॉलिक्यूल्स के पैसेज को इंडिकेट करता है, जो कि तब तक चलता है जब तक कि एक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो इसमें एक सवाल, इसको कैसे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसके इलस्ट्रेशन में जो है ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को जो है सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट में रख दें या सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन में डाल दें, तो क्या होगा, ओके। क्योंकि तब क्या हो जाएगा, शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब आप डालते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 3 सिनेरियोज होंगे। अगर बाहर का जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है, अगर उसमें वाटर कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर के वाटर कंसंट्रेशन से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो इसी आधार पर जो है 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर मान लो कि जो मीडियम जो सॉल्यूशन जो है सेल के आसपास, उसमें अगर हायर वाटर कंसंट्रेशन है सेल के तुलना में, तो मतलब हो गया कि बाहर का सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी डाइल्यूट है और सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर गेन करेगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन को जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन वेयर वाटर कंसंट्रेशन इज हायर देन प्रेजेंट विद इन द सेल। तो ऐसे में क्या होगा, चूंकि मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो तो फ्री हैं कि सेल मेम्ब्रेन में वो जो है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कर सकते हैं, राइट। लेकिन चूंकि हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होगा उसके केस में क्या होगा, बाहर चूंकि वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उधर से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आएगा। जितना बाहर जाएगा उसकी तुलना में जो है ज़्यादा जो है वाटर मॉलिक्यूल वो अंदर आएगा, और नेट रिजल्ट ये होगा कि वाटर सेल के अंदर बढ़ेगा। और इसकी वजह से सेल जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो थोड़ा सा फैल भी जाएगा, स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग होगी, उसमें फूल जाएगा वो। अगर बाहर के सॉल्यूशन में यानी कि मीडियम में अगर सेम वाटर कंसंट्रेशन है सेल के बराबर ही, तो ऐसे में जो है कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर का सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे में क्या होगा कि वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के
आई मीन अक्रॉस जाएगा भी आएगा भी, लेकिन जो वाटर जाता है और जो आता है दोनों की मात्रा जो है वो बराबर रहेगी और इस तरीके से ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा और सेल का साइज जो है वो बराबर रह जाएगा। अब अगर मीडियम जो है उसका वाटर कंसंट्रेशन लेवल जो है वो सेल की तुलना में कम है, वाटर कंसंट्रेशन मीडियम के अंदर अगर जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन या मीडियम का बात कर रहे हो उसमें अगर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो सेल की तुलना में कम है तो मतलब ये हो गया कि ये काफ़ी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि चीनी हो या नमक अगर हो तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीनी या नमक मिलाया गया है। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि सेल जो है उसका पानी एक्चुअली लूज होगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा, और इस तरह के सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब मान लो कि अगर आप ढेर सारा चीनी डाल के आपने जो है एक सॉल्यूशन तैयार किया, उसमें अगर सेल को डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर वाले सॉल्यूशन में जो है वाटर कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा कंपेयर टू वाटर कंसंट्रेशन विद इन द सेल, एंड एज ए रिजल्ट सेल के अंदर का जो वाटर होगा वो अब ऑस्मोसिस के थ्रू जो है उस सॉल्यूशन में चला जाएगा और उसकी वजह से जो है सेल का वाटर का नुकसान होगा। इसमें क्या होता है कि फिर से वाटर का मूवमेंट जो है वो दोनों दिशा में होता है, लेकिन इस समय में ज़्यादा वाटर जो है वो सेल से बाहर निकलता है कंपेयर टू जितना अंदर आएगा, और इस वजह से क्या होगा, चूंकि वाटर का नेट लॉस होता है इस प्रोसेस में, इसलिए जो है सेल जो है वो सिकुड़ भी जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है, राइट, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि एग के साथ जो है ऑस्मोसिस ट्राई करना। जैसे आप जो है अंडे का छिलका हटा दीजिए और फिर इसको जो है छिलका जो हटाना है वो भी इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है डाइल्यूट करके, ताकि जो सेल के ठीक नीचे जो एक स्किन टाइप का बिल्कुल पतला टाइप का होता है वो ना उखड़ जाए। सेल जो है वो खुद जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो वो धीरे धीरे जो है हट जाएगा वहाँ पर। तो उसके बाद जो है आप क्या करिए, थिन जो आउटर स्किन है उसको रहने दीजिए आप, फिर जो है एग को प्योर वाटर में डालिए और 5 मिनट तक देखिए। आप नोटिस करिएगा कि एग जो है वो उसमें एग जो है वो और फैल जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर चला जाता है। अब अगर आप जो है इसी तरह से छिलका हटाए हुए एग को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दीजिएगा और 5 मिनट देखिएगा, तब देखिएगा कि अंडा जो है वो सिकुड़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है वो एग सॉल्यूशन से निकल के जो है कह सकते हो कि सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाता है, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इस तरह की एक्टिविटी आप जो है ड्राइड रेजिन्स, एप्रिकॉट्स, इन सब के साथ भी कर सकते हैं। अब ऐसे यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं और ज़्यादातर प्लांट सेल्स जो हैं वो जो है ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर रिसीव करते हैं, और एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का प्लांट रूट्स के द्वारा, ये जो है ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो है वो हो गया इंपॉर्टेंट आपका गैसेज और वाटर के एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और इसके अलावा सेल जो है वो इन्वायरमेंट से फिर न्यूट्रिशन भी रिसीव करती हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर बाहर जो है मूव करते रहते हैं, ठीक है, जिसमें इस तरह के ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जिसके लिए कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, अब यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड्स कहते हैं और प्रोटीन कहते हैं उनसे ये बना होता है, लेकिन जो है आप जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव पुट इट समवेयर, ओके, दैट्स लाइक शेल वॉल। ओके, सो वेल, अगर मान लो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मेनली आपका फैट, लिपिड, इनसे बना होता है। ओके, और इसको ये जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है आपको काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखेगा। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि हमने देखा क्या कि ये जो हम जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये बहुत ही रिजिड नहीं होता है, अनलाइक प्लांट सेल्स। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये एक्चुअली सर्टेन केसेज में सेल्स को जो है फूड को एनगल्फ करने में या दूसरे किसी मटेरियल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर लेने में भी काम आता है। फॉर एग्जांपल अमीबा जो है वो क्या करता है कि इसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फूड को जो है अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, समेट लेता है, उसके बाद उसको जो है इंजेस्ट करता है। तो ये इसका एक फ़ायदा हो गया, एक इसका जो है ये काम हो गया आपका। ओके, अब आगे बात करते हैं हम सेल वॉल की। जैसे ही मान लो कि हमने जो है सेल को तो देख लिया, तो जब सेल और ख़ास करके जो है हमने
या सेल को देखने के बाद जो है ये तो एनिमल सेल में या प्लांट सेल, दोनों में आपको ये जो है आपको दिखेगा ही दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दिखेगा, लेकिन प्लांट सेल्स में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा आपको एक प्लांट सेल वॉल भी दिखेगा। ये रिजिड आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो है वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से होता है और ये मेनली जो है सेल्यूलोज का बना होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, समझे कि नहीं। भाई इतना भारी भरकम प्लांट खड़ा रह जाता है, सीधे मामूली बात थोड़े है। तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है प्लांट्स को मिला हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट लाइक सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। तो जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल जो है ये जब ऑस्मोसिस के थ्रू अगर पानी खोएगा तो ऐसे में जो है कह सकते हो कि जो सेल का जो कंटेंट है वो सिकुड़ कर जो है सेल वॉल से दूर चला जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस और इसको जो है एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। बाय द वे दिस इज लाइक टिपिकल लाइक प्लांट सेल यू कैन से, ओके। ये जो है एक टिपिकल जो है सॉरी सेल वॉल हो गया यहाँ पर, ओके। जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर मौजूद है, उसके बाद जो है ये आपका सेल्यूलोज का माइक्रोफाइब्रिल हो गया और फिर जो है आपका मिडल लेमेला हो गया, राइट। तो ये जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला पार्ट हो गया सेल्यूलोज। नाउ वी कैन इनफैक्ट लाइक रिमूव दिस पार्ट एज वेल इफ यू वांट, ओके। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन जस्ट मूव इट अवे। Just okay, so जैसे कि यहाँ पर जो है प्लांट लिफ्ट के साथ जो है आप कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर कि आप ये देख सकते हैं कि सेल वॉल जो है इसका फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली लाइक आप जो है रोयो लीफ को जो है वाटर में डाल के उसको स्लाइड पर रखिए और इसको जो है फिर आप हाई पावर माइक्रोस्कोप में आप जो है इसको आप ऑब्जर्व करके देखिएगा और पाइएगा कि इसमें जो है बहुत स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें कि ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब अगर इस कह सकते हो कि लीफ के थोड़े से छिले हुए पार्ट को अगर आप जो है शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालिएगा, ठीक है ना, और फिर जो है उसको स्लाइड पर डालिएगा तो कुछ मिनट के अंदर आप नोटिस करिएगा कि जो मूवमेंट हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेनल्स का, डिफरेंट सब्सटेंसेस का, वो जो है सेल वॉल से अवे हो रहा है। लेकिन अगर इसी रोयो लीव्स को अगर आप बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए डाल दीजिए, जिसकी वजह से इसके सारे सेल्स मर जाएंगे, और उसके बाद अगर आप एक लीफ को जो है स्लाइड पर डालिए और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर जो है इसको जो है आप स्ट्रॉन्ग शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालिए और फिर इसे जो है डालिए स्लाइड पर, और नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो है प्लाज्मोलाइसिस जो है वो नहीं हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि प्लाज्मोलाइसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, दैट इज दैट प्लाज्मोलाइसिस विल हैपन ओनली विद इन लिविंग सेल्स। डेड सेल में से जो है डेड सेल्स में जो है नहीं हो पाएगा, ओके, क्योंकि सिर्फ लिविंग सेल्स जो हैं वही जो है ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब सेल वॉल जो है वो क्या करता है, तो वो जो है जो प्लांट सेल्स हैं या फंजाई या फिर बैक्टीरिया, इनको जो है काफ़ी डाइल्यूट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या मीडिया में भी जो है एग्जिस्ट करने देते हैं बिना फटे हुए, मतलब कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में भी जो है सेल वॉल की वजह से प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया सेल्स जो हैं वो बिना फटे हुए सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें जो है सेल जो है वो वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा जो है वाटर रिसीव करता है, सेल जो है वो स्वेल फूल जाता है और फिर उसके बाद जो है सेल वॉल के अगेंस्ट जो है प्रेशर जो है वो क्रिएट होता रहता है। लेकिन ये सेल वॉल जो होता है वो भी उस स्वोलन सेल के अगेंस्ट उतना ही प्रेशर जो है वो डालता रहता है, और इस सेल वॉल की वजह से ही जो है कह सकते हो कि ये जो सेल्स जो हैं वो कंपेयर टू एनिमल सेल्स ज़्यादा जो है प्रेशर या ज़्यादा चेंजेस अपने सराउंडिंग में झेल सकते हैं, ओके। अब आगे बात करते हैं कि सेल वॉल, ठीक है, चलो अब सबसे सेंटर में अगर इसकी बात करें तो एक आपका जो है न्यूक्लियस आता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने जो ऑनियन पील के बारे में बात की थी, तो अगर आप जो है इसको फिर और जिसमें हम लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन भी डाला था, तो उसका पर्पस ये था कि हमने ये देखा था कि
वहाँ पर जो है हम बेसिकली लाइक उसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले थे मोटा मोटी। अब अगर मान लो कि इस पील को हम जो है बिना आयोडीन सॉल्यूशन डाले हुए देखने की कोशिश करें, और इसमें जो है डिफरेंस आप ये देखिएगा, पहली बार तो बिना आयोडीन डाले हुए सॉल्यूशन डाले हुए आप कर लीजिए, दोबारा जो है आयोडीन डाल के कर लीजिए, ठीक है। और आप देखिएगा कि क्या सभी सेल जो है वो बराबर कलर्ड होता है। तो कंपोजिशन के मुताबिक जो डिफरेंट रीजन्स होंगे सेल के वो डिफरेंटली कलर्ड होंगे। कुछ रीजन्स जो होंगे वो ज़्यादा डार्कर होंगे कंपेयर टू अदर रीजन्स। तो आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा आप जो है सेफ्रेनिन सॉल्यूशन या फिर मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन जो है वो भी यूज कर सकते हैं स्टेनिंग के लिए। तो अगर मान लो कि हम सेल एक ऑनियन सेल को देखते हैं और फिर अपने बॉडी को भी देख सकते हैं हम, तो खैर सेल के बीचों बीच हमें क्या मिला, सेल के बीच में जो है आपको एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। यही स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, ओके। और इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो आपको इनफैक्ट ऑनियन पील सेल्स में भी मिल जाएंगे। वो जो बीच में जो एक छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपका दिखने में ऐसा रहता है बेसिकली लाइक सबसे पहले जो है आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप हो गया जिसके अंदर जो है ये मौजूद होगा, बिल्कुल सेंटर में जो है आपका न्यूक्लियोलस हो गया, फिर ये बीच में जो है क्रोमैटिन मौजूद है आपका, ओके। और फिर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, मतलब कि छेद होते हैं। रिमेंबर कि ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके अंदर आपका जेनेटिक कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जो कि बाकी सेल के फंक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, कमांड्स होते हैं, वो भी वो जो है जारी करता है, वो भी वो रिलीज करता है। और वो जो है उसके लिए जो है जो भी इंफॉर्मेशन पास होगी वो न्यूक्लियर पोर्ट्स के थ्रू पास होगी, राइट। तो इस तरीके से जो है ये पोर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर इन्हीं से लगा हुआ जो है आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कि ये पैसेज वे बना होता है जिसके थ्रू जो है न्यूक्लियस जो है वो बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद बहुत सारी चीज़ों को अंदर मंगवा सकता है और अपने अंदर मौजूद चीज़ों को बाहर जो है वो भेज भी सकता है। तो खैर वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स। तो बेसिकली ये न्यूक्लियस में हमने क्या देखा कि डबल लेयर कवरिंग था जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसमें जो पोर्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर के अंदर के कंटेंट का बाहर ट्रांसफर अलाउ करते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा, क्रोमोजोम्स मौजूद है, क्रोमैटिन्स एज यू सॉ देयर, राइट। तो ये जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स के रूप में आपको दिखेंगे जब कभी भी सेल में डिवीजन होने वाला होता है। तो क्रोमोजोम में बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन होता है कि पेरेंट्स से अगले जनरेशन में जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पास होने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो है इसके अंदर मौजूद होता है डीएनए के रूप में या फिर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के रूप में। क्रोमोजोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कह सकते हो कि सेल्स के कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है वो कैरी करते हैं। दूसरी तरफ जो फंक्शनल कह सकते हो सेगमेंट्स हैं डीएनए के, इन्हें जीन्स कहते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें कि डिवीजन नहीं हो रहा है तो डीएनए जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल के हिस्से के तौर पर मौजूद रहता है। क्रोमैटिन जो है वो धागे के कह सकते हो कि गुत्थी की तरह जो है दिखता रहता है। और जब भी ये सेल जो है डिवाइड होने वाला होता है तो फिर ऐसे टाइम में जाके ये क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोजोम के तौर पर रूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है, ओके। न्यूक्लियस जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, जिसके द्वारा एक सेल जो होता है वो दो नए सेल्स बनाता है। ये जो है साथ साथ एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट के अलावा ये डिटरमिन करने में कि सेल जो है वो कैसे डेवलप होगा और बाद में जो है मैच्योरिटी के बाद जो है ये किस तरीके का फॉर्म दिखाएगा। और ये कैसे करता है, तो ये सेल के केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल या डायरेक्ट करके करता है। अब जैसे कि अगर बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो तो इसका जो न्यूक्लियर रीजन आपका होगा ये पुअरली डिफाइंड होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब अगर ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा तो इसे कहेंगे हम न्यूक्लियोइड, ओके। हमने यहाँ पर क्या देखा था, न्यूक्लियस। लेकिन जब मान लो कि ये अनडिफाइंड एरिया में रहेगा, जब ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर नहीं रहेगा तब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोइड, ओके। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनका सेल जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उन्हें जो है हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, बहुत पहले वाला, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। फिर ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं।
तो इस तरीके से जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर न्यूक्लियस का एरिया जो है क्लियरली डिफाइंड है, उन्हें हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। और जहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस का एरिया उन्हें नहीं है, जहाँ पर जो न्यूक्लियस का एरिया प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, जहाँ पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रिमिटिव प्राइमरी न्यूक्लियस, मतलब पहले ज़माने का चीज़। दूसरी तरफ जहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है उसे हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है बहुत सारे और भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मिसिंग होते हैं, जो कि आपको यूकैरियोट्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे जो फंक्शंस हैं इन ऑर्गेनेल्स के वो जो है कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म में कुछ हिस्से द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ये जो है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है, लेकिन इसमें प्लास्टिड्स नहीं मौजूद होते हैं जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स वगैरह में। So well, let's take a break here. You can just read up to this point, and then in the next session we are going to look at cytoplasm and so forth. Okay, well then, have fun. Bye bye.